वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने अणु संख्य गुण का फर्स्ट टॉपिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बताया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री में इस विलयन के चैप्टर में अणु संख्य के सेकंड टॉपिक यानी कि क्वथनांक उन्नयन और उसके संबंध में ग्राफ और आंकिक को भी समझेंगे। चलिए देखते हैं इससे संबंधित पूरी जानकारी जो आपके सामने है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहली बात सामने आ रही है क्वथनांक। क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग का मतलब उबलना, बॉयल होने से बना हुआ है बॉइलिंग और क्वथन से बना हुआ है क्वथनांक। पानी का उबलना आपने देखा होगा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया कि जब पानी उबलता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यह तब होगा जबकि पानी शुद्ध अवस्था में होगा, उसमें कोई विलेय पदार्थ अतिरिक्त अलग से ना मिला हुआ हो। एक बात और आपको इसके पहले हम बता चुके हैं कि दुनिया में जितना भी द्रव है उन सभी द्रव का वाष्प दाब होता है। वाष्प दाब किस प्रकार से निर्धारित करते हैं वो भी इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। सपोज कीजिए ये कंटेनर में कोई द्रव भर लिए हैं और उस द्रव के ऊपर अलग से कोई ऐसा ये व्यवस्था बना दी है जिसका अब लिंक बाहर की दुनिया से ख़त्म हो गया। जब हम विलायक को एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो विलायक के अणु क्या होगा, नीचे से उठ करके वाष्प अवस्था में चला जाता है और यह तब तक होता है जब तक कि द्रव का वाष्प दाब ऊपर जो गैस के अणु हैं, वाष्प के अणु, उसके वाष्प के अणु के दाब के बराबर ना हो जाए। इस अवस्था में जो दाब होगा वह ऊपर से नीचे की ओर यानी कि विलायक के ऊपर एक निश्चित दाब डालता है। ठीक इसी दाब को हम कहते हैं उस विलायक का वाष्प दाब P0। ठीक, एक और दाब के विषय में आपको बताना चाहते हैं। जितना ताप पर ये वाष्प के अणु तैयार हुआ था और अधिक नीचे से गर्म कर दें तो क्या होगा, अनुमान आप लगा सकते हैं। अब पहले से और अधिक वाष्प के अणु तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उस द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है। यही टॉपिक हम आगे अटेंड करने वाले हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर पानी उबलता है और उस उबलते अवस्था में जो पानी का जो वाष्प दाब होता है वह एक वायुमंडल दाब यानी कि 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होगा, जिसे 76 सेंटीमीटर पारे का दाब कहते हैं। ठीक, तो एक बात याद रखिएगा कि शुद्ध जल किसी भी जगह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप यानी कि एक वायुमंडल दाब पर ही उबलता है। अगर एक वायुमंडल दाब से अगर कम दाब होगा तो ताप भले ही कुछ भी हो वह पानी उबलेगा नहीं। यानी कि उबलने का पॉइंट किस पर निर्भर करता है, उसके ऊपर लगने वाले दाब के ऊपर निर्भर करता है। दाब के परिवर्तन से यहाँ पर सब काम चेंज इधर उधर होता रहता है। अब बात आपको सामने हम लिखने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं वो देखिएगा। किसी द्रव का क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट वह निश्चित ताप पर है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडल दाब यानी कि 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर हो जाता है। ठीक, यानी कि 760 मिलीमीटर जब इसका दाब हो जाएगा P0 = 760 डिग्री 60 मिलीमीटर ये पारे का जब दाब हो जाएगा तो उस परिस्थिति में द्रव का ताप कुछ भी क्यों ना हो वह उबलेगा। ठीक, फिलहाल जल के लिए यह ताप जो होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी द्रव को उबाला जा सकता है, जल को उबाला जा सकता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर भी जल को उबाला जा सकता है। यह अवस्था परिवर्तन होता है, उसके ऊपर दाब किस प्रकार से है इसको नियंत्रित करके हम ये सब परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक और उबलने का ताप यह दोनों अलग अलग हो सकता है, परंतु द्रव का क्वथनांक एक निश्चित मान हो सकता है या होता भी है। यह मान किसी स्थान के साथ
परिवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 760 मिलीमीटर दाब पर उबलता है, तो अमेरिका में 760 मिलीमीटर दाब पर ही पानी उबलेगा। ये नहीं कि 760 के यहाँ पर 750 पर वहाँ पर पानी उबले। 760 का मतलब 760, यह एग्जैक्ट वैल्यू होता है जो प्रत्येक द्रव के लिए कांस्टेंट है उबलने के लिए। इस हिसाब से द्रव का उबलने का ताप परिवर्तित जरूर हो जाता है। इसी वजह से प्रत्येक द्रव के लिए ताप और वाष्प दाब के बीच जो ग्राफ हम तैयार करते हैं, प्रत्येक द्रव के लिए चेंज होता चला जाता है। यह मान किसी स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ये तो बात समझ में आ गई। पहाड़ों पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड के से कम ताप पर उबलता है, आपको पता होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है। और कम होने से क्या होगा? वाष्प दाब टेम्परेचर पर निर्भर होता है। इस प्रकार से कम ताप पर ही पानी या जो भी वस्तु होगा वह उबल रहा होगा। इस प्रकार से खाना भी वहाँ पर देर से ही जल्दी तैयार नहीं होता, बल्कि देर से ही बन पाता है। इसी कारण वहाँ पर के लोग प्रेशर कुकर का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। अब आगे की जानकारी दे दें। इसके विपरीत प्रेशर कुकर में भी हम तो खाना पकाते ही हैं। जो प्रेशर के ऊपर कुकर के ऊपर सीटी लगी होती है, वो सीटी वजनदार होती है, आपको पता होगा। इसका मुख्य कारण भी होगा, यह आपको जानना चाहिए। सीटी केवल आवाज़ देने के लिए नहीं होती है, उसके ऊपर एक निश्चित द्रव के ऊपर दाब लगाने के लिए लगाई जाती है। वह द्रव के ऊपर दाब P0 को बढ़ा देती है, जिससे द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वाष्प दाब ताप के समानुपाती होता है, और चूंकि प्रेशर के कुकर के ऊपर सीटी लगा दिए हो तो उसका दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने के कारण ताप भी बढ़ जाता है। इसी वजह से अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, बल्कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर वह द्रव उबलेगा। और इस प्रकार से ये अधिक ताप पर कोई वस्तु अगर ये गर्म की जा रही है तो ये कम ताप या अधिक ताप ही उसको मिलता रहेगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी कारण दाल पहाड़ों पर देर से गलता है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या कारण है कि मैदानी क्षेत्र में दाल, अगर ये ऊपर प्रेशर कुकर की व्यवस्था को ना अपनाएं, तब की बात कर रहे हैं, तो पहाड़ों पर दाल देर से गलता है और प्रेशर कुकर में दाल जल्दी गल जाता है, ऐसा क्यों? तो आपके पास जवाब क्या होना चाहिए वो भी सुन लीजिए। प्रेशर कुकर में वाष्प दाब बढ़ जाता है, जिसके वजह से पानी जो या द्रव जो उबलता है वह अधिक ताप पर उबलता है। अधिक ताप पर उबलने के कारण वो खाना जल्दी तैयार हो जाता है, दाल जल्दी गल जाता है। लेकिन पहाड़ पर यह घटना क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वहाँ पर वाष्प दाब कम होने के कारण कम ताप पर ही वह पानी उबलता रहता है, दाल उबलता रहता है। जितना ताप मिलना चाहिए था उगलने के लिए उतना नहीं मिल पाता है, बस उबलता ही रहता है। इस प्रकार से देर से दाल गल पाता है। अब आगे आपको हम बताने जा रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें यह चीज़ आपको समझना चाहिए कि वाष्प जल विलेय पदार्थ घोलने पर अब विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस बात को लेकर के हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा को अपनाने के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि द्रव का ये वाष्प दाब की लाइन है और ये द्रव के ताप की लाइन है। ताप की लाइन है और वेपर प्रेशर की लाइन है ये, ठीक। और ये मान लीजिए यहाँ पर जो डेड लाइन तैयार किए हैं वह 1 ATM है। ATM 1 ATM को एक वायुमंडल दाब भी कहते हैं। इसको 760 मिलीमीटर पारे का दाब भी कहते हैं, ठीक। तो हम यह देखते हैं कि जैसे जल के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ठीक। इस ग्राफ की विशेषता क्या है कि मान लीजिए कि इस ताप पर कोई भी ताप हो सकता है। द्रव का वाष्प दाब क्या है? 760 मिलीमीटर दाब से कम है, तो उबलता नहीं है। लेकिन जैसे ही उस विलायक को गर्म करते हैं तो ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? उस द्रव के ऊपर वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। और अधिक ताप बढ़ाते हैं तो द्रव का वाष्प दाब और बढ़ जाता है।
और अधिक ताप बढ़ाते हैं, वाष्प दाब और बढ़ जाता है। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है कि एक निश्चित ताप पर उस द्रव का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडल दाब यानी कि 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर हो जाता है। ठीक इसी अवस्था में वह द्रव जो भी हम लिए हैं, विलायक विलय कुछ भी हो सकता है, वह उबलने लगता है। इस स्थिति में इस ताप को क्या कहते हैं? T0, उस विलायक का वाष्प दाब। ठीक, ये चीज़ विलायक के लिए आपको बताए हैं, दिखाई दे रहा है। ये विलायक है, ये विलयन के लिए है। यह इसके विषय में भी बारीकी से समझिए हम क्या बताना चाह रहे थे। वही चीज ग्राफ है। यहाँ पर जरा समझिए कि इस ताप पर विलायक का दाब 1 atm से, ये देखिए डेड लाइन है 1 atm, एक वायुमंडल दाब की बात कर रहे थे ना, 760 मिलीमीटर की लाइन ये है। तो यहाँ पर 700, ये जब पानी को गर्म करते हैं तो ये कम ताप पर, 100 डिग्री से बहुत कम ताप पर ये दाब भी कम है। जब पानी को गर्म करते हैं तो ताप बढ़ गया, और ताप बढ़ने से दाब भी बढ़ गया, और अधिक ताप बढ़ाते हैं, दाब बढ़ गया। इस प्रकार से जैसे ही एक निश्चित ताप पर पहुंचाते हैं तो उसका वाष्प दाब कितना हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। इसी ताप पर वह विलायक उबलने लगता है। उबलने के इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस विलायक का क्वथनांक या शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इसको T0 से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं कि जब वह विलायक या जल उबल रहा होता है, ठीक, तो उसमें प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। चीनी की 1 चम्मच या 2 चम्मच मात्रा उसी बर्तन में डाल दीजिए, तो वह आप देखोगे कि तुरंत उबलना बंद हो जाता है। क्या उबलना बंद हो गया तो क्या उस चीनी के जलीय विलयन जो अब तैयार हुआ, तो क्या उसका टेम्परेचर कम हो जाता है क्या? नहीं, उसका टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, लेकिन उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ये चीज़ ध्यान किए। इस प्रकार से जैसे ही विलयन हम तैयार करते हैं, उसका वाष्प दाब 1 चम्मच के लिए मान लीजिए कि उबलता हुआ अवस्था में विलायक का टेम्परेचर ये क्या था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं, और इसका वाष्प दाब 1 वायुमंडल था। जैसे ही 1 चम्मच चीनी डाले थे, वह तुरंत उसका वाष्प दाब नीचे गिर गया, इसके सामने आ गया, ध्यान दीजिएगा, और वह ये उसी टेम्परेचर पर रहता है। तो इतनी तो बात समझ में आ गई ना। हम क्या बताना चाह रहे थे कि जब पानी यानी कि विलायक उबल रहा होता है, तो उसमें जैसे ही चीनी डाल देते हैं तो विलयन तैयार होने पर उसका टेम्परेचर तो उतना ही 100 रहता है, या विलायक जो भी हो उसका उतना ही रहता है, लेकिन वाष्प दाब अब उसका कम हो जाता है। अब जो विलयन तैयार हुआ हम उसको उबालना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं? और टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, और अधिकतम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं? वाष्प दाब और बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक अंत में ऐसी अवस्था आती है कि पहले से अधिक ताप पर वह फिर से एक वायुमंडल दाब यानी कि 760 मिलीमीटर पारे के दाब पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में वह विलायक, या ये कह सकते हैं चीनी का जलीय विलयन, फिर से उबलने लगता है। ठीक, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि ये चीनी का जलीय विलयन तो उबलना चालू हो गया था। वह नंबर 1 की बात कर रहे थे। अभी तो 1 चम्मच चीनी डाले थे, जैसे ही उसमें 1 चम्मच और फिर से दोबारा डाल दिया चीनी, यानी कि तनु से अब सांद्र विलयन तैयार कर दिए। तो उस परिस्थिति में जानते हो क्या होगा? पानी के टेम्परेचर तो जितना विलयन का था, हो सकता है 102 या 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हो, लेकिन उस अवस्था में पानी फिर से उबलना बंद हो जाएगा। या कब होगा? जब 1 चम्मच की जगह पर उस विलायक में 2 चम्मच चीनी पड़ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब 1 चम्मच वाला विलायक जिस ताप पर उबल रहा था, उसका वाष्प दाब 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर था, लेकिन जैसे ही उसमें 1 चम्मच और चीनी मिला दिए तो तुरंत उसका वाष्प दाब दूसरे वाले ग्राफ पर पहुंच गया, और इस प्रकार उसका टेम्परेचर तो उतना ही बना रहता है, लेकिन वाष्प दाब तुरंत नीचे आ जाता है। इस प्रकार से फिर से वह उबलना बंद हो जाता है। लेकिन लगातार गर्म करते रहते हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? देखिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए और ज़्यादा, तो फिर से वाष्प दाब बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा दिए, फिर से वाष्प दाब बढ़ गया। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है कि और अधिक ताप पर फिर से उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और फिर से पानी उबलने लगता है।
तो कहने का मतलब विलय की सांद्रता के आधार पर तय किया जाता है कि वह विलयन यानी कि विलय और विलायक का मिश्रण कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर उबलेगा। ये चीज़ निर्भर करता है उसमें उपस्थित अवाष्पशील विलय पदार्थ की कितनी मात्रा डाली गई है। ये आपका इस तरह से ग्राफ तैयार हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन का या विलायक का वाष्प दाब का ताप से बहुत बड़ा नाता है। ठीक, ताप को हम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में भी नापते हैं, लेकिन जब दो ताप को डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में नापते हैं तो उसके आंकिक मान उतना ही रहता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे जरा जो लिखे हैं वो भी देख लीजिए। अतः विलायक का क्वथनांक सदैव विलायक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक सदैव विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। देख लीजिए, ये पहला वाला विलयन है जिसमें 1 चम्मच चीनी डाले थे, उसका क्वथनांक ज़्यादा है, और जिसमें चीनी बिल्कुल नहीं है, विलायक जिसे कहते हैं, उसका टेम्परेचर यहाँ पर देख लो, उबलने का क्वथनांक कम है। तो जब विलायक होगा तो उसका क्वथनांक कम होता है उसी 1 वायुमंडल दाब पर, और उसमें जब 1 चम्मच चीनी मिला देते हैं जल में तब 1 वायुमंडल दाब पर फिर पहुंचता है, लेकिन उसका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा हो जाता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि क्वथनांक के लिए विलायक की तुलना में विलयन का ताप बहुत अधिक बढ़ाना पड़ता है। विलायक में विलय की मात्रा यानी कि विलय की सांद्रता अधिक करते जाने पर उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। ये चीज़ तो ऊपर बताए थे। विलयन के क्वथनांक TB बी फॉर बॉइलिंग और शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB0 के अंतर को हम क्या कहते हैं, डेल्टा TB अर्थात क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जो विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल्टा TB समानुपाती उस विलयन की मोललता। ठीक, मोललता मतलब मोलर सांद्रता मतलब 1 किलोग्राम भार विलायक में गुलित विलय की मोल की संख्या। अब मोल की संख्या मात्रा पर निर्भर करती है, तो कहने का मतलब मात्रा जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही इसमें डिफरेंस ज़्यादा आता रहता है। ठीक, जब समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो समानुपाती स्थिरांक Kb आ गया, और m तो आएगा ही। m यहाँ पर विलयन की मोललता है। यहाँ पर Kb क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इस प्रकार से हमें जो फार्मूला मिला, डेल्टा TB इक्वल टू Kb इंटू स्मॉल m, विलयन की मोललता की परिभाषा से विलय का मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। इतनी तो बात समझ में आ गई। परंतु इस बात को हम पहले से जानते हैं कि विलय का मोल इक्वल टू विलय का भार W2 अपॉन विलय का अणुभार M2। इस मान को रख दें तो हमें मिलेगा डेल्टा TB इक्वल टू विलय का भार W2 अपॉन विलय का अणुभार M2 इंटू नीचे W1 यानी कि विलायक का भार। जब हम ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे, जब विलायक का भार किलोग्राम में रखते हैं तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं करते हैं। ठीक, अतः अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार M2 ये वाला किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे, इसको इस जगह पहुंचाओ, इसको नीचे पहुंचा दो। तो इस प्रकार हमें मिला अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार M2 इक्वल टू Kb इंटू W2 यानी कि विलय का भार इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB मीन्स ये डिफरेंस दोनों टेम्परेचर के लिए, और इंटू W1 क्या है, ये विलायक का भार ग्राम में। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, W1 इक्वल टू विलायक का भार ग्राम में, W2 लिखा हुआ है अवाष्पशील विलय पदार्थ का भार, वो भी ग्राम में। Kb को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और डेल्टा TB को कहते हैं TB माइनस डेल्टा TB0। डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB0। ठीक, इसको कहते क्या हैं डेल्टा TB को, क्वथनांक उन्नयन। इसका प्रयोग जो हम लोग अपनाते हैं वो आपके सामने है। ये इसका बड़ा रूप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक टेस्ट ट्यूब के आकार की या टेस्ट ट्यूब से बड़े आकार की उसी के जैसा एक ये कांच का बर्तन ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं चौड़ी नली, इसको बाह्य जैकेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक छोटी टेस्ट ट्यूब और लगा देते हैं
जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है उसके जैसा, ठीक। उस छोटी नली को हम क्या कहते हैं? क्वथन नली। इतना ध्यान रखिएगा, क्वथन नली किसे कहते हैं ये तो बात समझ में आ गई। इसमें एक और छोटी वाली नली में दूसरी नली पड़ी होती है, उस दूसरी वाली नली को हम कहते हैं छिद्रित बल्ब युक्त कांच की नली। क्यों कहते हैं छिद्रित बल्ब युक्त कांच की नली? क्योंकि इसमें विलायक की वाष्प भरी जाती है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, यह विलायक यहाँ तक पहुँचता है और ये बल्ब इसमें तमाम छिद्र हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया छिद्रित बल्ब युक्त यह कांच की नली। इसमें विलायक की वाष्प भरी जाती है उच्च दाब पर। तो उच्च दाब पर भरने से क्या होता है? विलायक इसके अंदर प्रवेश करेगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इस छोटी वाली नली में एक विलोडक यानी कि स्ट्रीलर भर देते हैं और दूसरी बात इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। ये वाला थर्मामीटर दिखाई दे रहा है, ये वाला थर्मामीटर लगा देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं वो भी ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले बड़ी वाली नली में से छोटी वाली नली को बाहर निकाल करके अब उसमें विलायक की तौली हुई मात्रा कैपिटल W1 ग्राम इसमें डाल देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, इस वाले में विलायक की वाष्प प्रवाहित करते हैं। और इस प्रकार से जब विलायक की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो विलायक की वाष्प इस छिद्रित बल्ब में से बाहर निकलती है। अब बाहर निकलने के कारण इस विलायक को गर्म करती जाती है और गर्म करते जाने के कारण चूँकि इसी में बेकमान थर्मामीटर पड़ा हुआ है तो इस बेकमान थर्मामीटर का पारा ऊपर की ओर चलता है, ठीक। जैसे ही विलायक उबलने लगता है वैसे ही बेकमान थर्मामीटर का पारा का ऊपर की ओर जाना रुक जाता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। इस ताप को हम नोट कर लेते हैं, इस ताप को हम विलायक का क्वथनांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? विलायक का क्वथनांक कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं वो भी ज़रा समझ लीजिए। फिर से इस चौड़ी वाली नली में से छोटी वाली नली को बाहर निकाल करके इसमें फिर से इसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ की तौली हुई मात्रा कैपिटल W2 ग्राम इसी में डाल देते हैं। तो ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया। विलायक और विलेय का मिश्रण क्या हो गया? अब विलयन तैयार हुआ। और विलयन तैयार हो जाने के बाद क्या करते हैं, फिर से चौड़ी नली के अंदर छोटी वाली नली जिसे हम क्वथन नली कहते हैं उसको डाल करके फिर से क्या कर देते हैं, इसमें विलायक की वाष्प भरते हैं। विलायक की वाष्प नीचे आती है और चूँकि ये छिद्रित बल्ब युक्त नली है तो इस बल्ब के छिद्र में से चारों तरफ से वाष्प निकलती है और इस विलयन को फिर से गर्म करने लगती है। और गर्म करने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं इस बेकमान थर्मामीटर में क्या रिजल्ट देखते हैं कि अब जितना विलायक की स्थिति में पारा रुका हुआ था अब और अधिक ऊपर जाने लगता है, जबकि यहाँ पर विलयन उबल नहीं रहा है। और जैसे जैसे विलयन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे पारा ऊपर की ओर चलता जाता है। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है कि यह जो विलयन है वह उबलने लगता है। उबलने की स्थिति में अब पारा का ऊपर की ओर जाना रुक जाता है और इस स्थिति में क्योंकि ये विलयन तैयार हो गया था, इस विलयन के क्वथनांक को नोट कर लेते हैं। यही TB विलयन का क्वथनांक हो गया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0 है और उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालने के बाद हम उबाल रहे थे तो पारा ऊपर चला गया, अर्थात विलयन की स्थिति में टेम्परेचर बढ़ गया, TB हो गया। इन दोनों टेम्परेचर के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उन्नयन क्यों कहते हैं? उन्नयन मतलब ऊपर जाना, तो इसके अंतर को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो इस प्रकार से हम विलायक की तौली हुई मात्रा W1 ग्राम जो इसमें डाले थे हमें पता ही है। दूसरे प्रयोग में विलेय की तौली हुई मात्रा W2 विलायक में ही डाल दिए थे और उबाले थे, ये भी हमें पता है। पहली स्थिति में ताप और दूसरी स्थिति में ताप का अंतर डेल्टा TB ज्ञात कर ही लिए थे और इसी फार्मूले में इस तीनों वैल्यू को रख करके और शुद्ध विलायक के लिए KB का मान कांस्टेंट होगा उसको रख करके अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अनुभार इस सूत्र से आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं।
यह प्रयोग जो होता है, इस प्रयोग को कहते हैं लैंडस-बर्जर विधि। लैंडस-बर्जर ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस प्रयोग को पहली बार बताया था, इसीलिए इस प्रयोग का नाम पड़ गया लैंडस-बर्जर विधि। इसके द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार का निर्धारण इस फार्मूले के द्वारा किया जाता है। इसमें हम फिर से दोबारा दोहरा दें, पहली स्थिति में केवल विलायक भरते हैं, उबालते हैं और टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं, TB नॉट होता है। इसके बाद में उपकरण को ठंडा करके फिर से दूसरी बार में उसी विलायक में विलेय की तौली हुई मात्रा W2 डाल देते हैं, विलयन तैयार कर लेते हैं। फिर से ये विलायक की वाष्प भर करके उबालते हैं और उबालने की स्थिति में पहले से अधिक टेम्परेचर हो जाता है। इस ताप को नोट कर लेते हैं, दोनों तापों का अंतर ΔT ज्ञात हो जाता है। विलायक का भार W1 होता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का भार W2 होता है। किसी दिए गए विलायक के लिए इसका मान कांस्टेंट होता है। इस वैल्यू को रख करके जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ का उपयोग किए थे उसका अणुभार इस फॉर्मूले की सहायता से मान रख करके प्राप्त कर लेते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल अब आपके सामने है, वो जरा देख लीजिए। ये कह रहा है अंकित नंबर 1 में, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम का 100 ग्राम बेंजीन में विलयन शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप पर उबलता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन का मीन्स विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान दिया हुआ है 2.67 किलोग्राम प्रति मोल। फार्मूला जैसा कि अभी बताए थे, अणुभार M2 = 1000 Kb W2 अपॉन ΔTB इंटू W1। यहाँ पर W1 विलायक यानी कि बेंजीन का भार है और W2 यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का भार है। इसकी मात्रा कम वाला ग्राम में होगा और इसकी मात्रा अधिक मात्रा वाला ग्राम में होगा। चलिए देखते हैं। W1 का मान, ये चीज़ 100 ग्राम बेंजीन, W1 मिल गया। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का भार 2.5 ग्राम, ये W2 मिल गया। और ये क्वथनांक में उन्नयन जो हुआ 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, वो ये वैल्यू लिखा हुआ है। और Kb का मान बेंजीन यानी कि विलायक के लिए दिया हुआ है। बस इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए एक एक करके और वैल्यू का आंसर मिल जाएगा। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार M2 = 158.93 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 12 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसको 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि Kb की गणना करनी है। स्वाभाविक है, इस फार्मूले में इस Kb के अतिरिक्त जितने भी वैल्यू दिखाई दे रहे हैं वो सब गिवन होगा। चलिए देखते हैं। ग्राम में जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय और जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक। तो 12 ग्राम और 100 ग्राम में 12 ग्राम कम है, ग्लूकोज है, तो 12 ग्राम W2 विलेय पदार्थ की मात्रा, 100 ग्राम W1 विलायक पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर जल है, जल चूँकि विलायक है और विलायक जल का हमें उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ΔTB का मान दिया हुआ है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपको हम बताए थे कि डिफरेंस टेम्परेचर हो तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में इसका मान बराबर हो जाता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड कह लीजिए और यही चीज़ चेंजमेंट हो करके 0.34 ये केल्विन या इक्वल हो जाता है। ट्राई करके आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है, इस आधार पर अणुभार भी हम निकाल लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। इस हिसाब से 6 × 12 12 × 1 और 6 × 16 के हिसाब से कैलकुलेट कर लिए तो ये वैल्यू मिल गया 180। तो M2 का मान इसके जगह पर 180 रख दिए। ΔTB का मान 0.34 केल्विन रख दिए, डिग्री सेंटीग्रेड में भी रख दें, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। W1 विलायक का भार 100 ग्राम दिया हुआ है, W2 विलेय पदार्थ का भार 12 ग्राम है और फार्मूले में ये 1000 लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 0.51 केल्विन प्रति मोललता या केल्विन प्रति मोललता, ये
इसका मात्रक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो NCERT बेस है। NCERT के बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलता है, क्योंकि पैटर्न यूपी बोर्ड का चेंज हो गया है, CBSE बोर्ड के हिसाब से हो गया है। इस प्रकार से NCERT के क्वेश्चन को तैयार करोगे वही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में फंसने की संभावना ज़्यादा है। तो NCERT क्वेश्चन इसीलिए हम अटेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, एक सॉसपैन यानी कि पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए Kb का मान दिया हुआ है 0.52। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इसमें ज़रा छटनी कर लीजिए कि विलायक की मात्रा ये 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम ये जल हो गया। विलय की मात्रा यहाँ पर 18 ग्राम ग्लूकोज हो गया। और ग्लूकोज का अणुभार अभी हम बताए थे 180 कैसे निकलता है वो भी पता चल चुका है। और हमें ये डेल्टा TB पहले ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद समझते हैं कि आगे क्या करना है। अणुभार के लिए फार्मूला आपको पता है, M2 = 1000 × Kb × W2 अपॉन डेल्टा TB × W1। यहाँ पर W2 क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ का भार, W1 विलायक का भार, डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन और मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb है। चलिए, चूँकि डेल्टा TB हमें ज्ञात करना है तो डेल्टा TB को इधर लाओ और M2 को नीचे लाओ, तो ये फार्मूला आपके सामने मिल गया। डेल्टा TB = 1000, ये ऊपर वाला पूरा लाइन, Kb × W2 अपॉन, इसको चूँकि नीचे लाए हो, इसको ऊपर ले गए हो, तो स्मॉल M2 × W1। कुछ नहीं करना है, इन मानों को जो चीज़ निकाले थे इसमें पुटअप कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। डेल्टा TB यानी कि TB माइनस ये TB0 = 0.052 केल्विन। चूँकि हमें यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है जल किस ताप पर उबलता है, यानी कि विलयन किस ताप पर उबलता है, TB ज्ञात करना है। TB = इस ये वाला वैल्यू TB = क्या होगा, इसको इधर पहुँचा दीजिए तो TB0 प्लस समथिंग जो दिखाई दे रहा है जोड़ दीजिए तो TB0। ये एक बात आपको पहले से जानकारी है, जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन एग्जैक्ट वैल्यू टेम्परेचर होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 373.15। इसी को इसमें जोड़ दीजिए तो आपको मिल गया आंसर 373.2 केल्विन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह आपके सामने है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m की गणना करनी है। यहाँ पर बेंजीन विलायक है, विलायक के लिए यानी कि बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान दिया हुआ है 2.53 किलो या केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, इतना ध्यान रखिएगा। तो चूँकि डेल्टा TB का मान होता है TB माइनस TB0, ये दोनों वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, घटा लीजिए तो मिलेगा 0.88 केल्विन। बस ये अणुभार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए M2 = 1000 × Kb × W2 अपॉन डेल्टा TB × W1। इसमें W1 जो अधिक मात्रा है 90 ग्राम बेंजीन वो रख दिया गया नीचे, W2 ऊपर रख दिया गया 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ W1.8 लिख दिया। Kb का मान दिया हुआ है 2.53 केल्विन प्रति किलोग्राम मोल प्रति मोल, ये वाला वैल्यू ये आपको दिखाई दे रहा है। और डेल्टा TB का मान डिफरेंस के आधार पर कैलकुलेट करके ये वैल्यू रख दी है। चूँकि आप इंटर के स्टूडेंट हो तो गुणा भाग बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत शर्मिंदगी की बात होगी, खुद कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 58 ग्राम प्रति मोल। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अंततः आपसे हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने अणुसंघ गुण को या इसके टॉपिक क्वथनांक उन्नयन को अच्छी तरह से समझा दिया है और आंकिक भी हल कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।